अच्छा, अब हम शुरू करते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमास, मतलब मेच्योर बी सेल्स के लिम्फोमा। जो हॉजकिन लिम्फोमा नहीं है वो सारे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में आते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देख लें, लिम्फोमा और ल्यूकीमिया बेसिकली द सेम थिंग, बस इनकी प्रेजेंटेशन का फ़र्क होता है। ये प्रेजेंट एज अ मास, ठीक है। यूजुअली ये लिम्फ नोड्स में होते हैं तो इन्हें नोडल प्रेजेंटेशन कहते हैं। लिम्फ नोड्स के बाहर हो तो एक्स्ट्रा नोडल, मतलब जीआईटी वगैरह में। और ल्यूकीमियाज लिम्फ नोड्स के साथ इतने ज़्यादा वो नहीं होते, मगर मतलब इनकी ब्लड में प्रेजेंटेशन होती है। जैसे हम ब्लड सैंपल लेंगे तो उसमें हमें माइक्रोस्कोप में ये सेल्स नज़र आ जाएंगे। लिम्फोमास ब्लड में यूजुअली सेल्स बहुत कम होते हैं और वो लिम्फ नोड्स तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, या फिर एक मास में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं सारे के सारे। लिम्फ नोड के अंदर भी हो सकता है वो मास, या लिम्फ नोड से बाहर भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है एक हमारे पास इम्यूनोफिनोटाइप। ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हर सेल की सरफेस पे ना CD मार्कर्स होते हैं कुछ डिफरेंट शेप्स के, ठीक है। नॉर्मल सेल्स पे हमारे पास अलग होते हैं, और जो हमारे पास न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं उन पे थोड़े से फ़र्क मार्कर्स हो जाते हैं। अब उन मार्कर्स की बेसिस पे ना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्यूमर सेल कौन सा है, नॉर्मल सेल कौन सा है, और अगर ट्यूमर सेल है तो किस टाइप का सेल है। तो उसको हम इम्यूनोफिनोटाइप कहते हैं। ये हम करते हैं फ्लो साइटोमेट्री से। एक मशीन होती है जो हमें कैलकुलेट करके बताती है कि कौन कौन सा मार्कर है। चलें, सबसे पहले हम आ जाते हैं CLL पे, मतलब क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया है मतलब इसकी ब्लड में इसके सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, लिम्फ नोड्स में कम होंगे। ओल्ड एज क्या है, 60 ईयर्स में मीडियन एज है प्रेजेंटेशन की। 2 to 1 मेल का डोमिनेंस है, मतलब मेल्स में ट्वाइस एज कॉमन है। मोस्ट कॉमन एडल्ट ल्यूकीमिया। सेल ऑफ ऑरिजिन इसका या तो मेमोरी बी सेल होता है यूजुअली, या फिर एक नाइव बी सेल भी हो सकता है, मतलब वो वाला बी सेल जो अभी तक किसी एंटीजन से स्टिमुलेट नहीं हुआ, जो कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बना रहा, उसको कहते हैं नाइव बी सेल्स। जो नाइव बी सेल के होंगे वो मोर एग्रेसिव होंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएट कम हुए होते हैं। मेमोरी बी सेल के थोड़े कम एग्रेसिव होते हैं। अच्छा, क्रोमोसोमल एबरेशन, मतलब क्रोमोसोम के लेवल पे क्या मसला होता है, इनकी डिलीशन होती है या फिर ट्राइसोमी 12, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे पास ये वाले जीन्स है ना, ये वाले माइक्रो RNA, ये हमारे पास इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ये माइक्रो RNA इफ़ेक्ट होंगे, इनका काम नॉर्मली साइलेंसिंग होता है, डिप्रेशन होता है। ये नहीं होंगे तो हमारे पास BCL2, ये जो प्रोटीन है ये बढ़ जाएगी। BCL2 हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास है एंटी एपोप्टोटिक, मेन एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा कुछ केसेस में NOTCH1 जो हमारे पास पाथवे है वो भी एनहेंस हो जाता है। जो NOTCH1 पाथवे हमारे पास सेल ग्रोथ का है, मतलब सेल ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास फिर, और ये एंटी एपोप्टोटिक है तो सेल डेथ कम हो जाएगी, ठीक है। जो NOTCH1 की वजह से हमारे पास होगा, ये ज़्यादा एग्रेसिव होगा, हार्डर टू ट्रीट होगा। जो BCL2 की वजह से होगा ये लेस एग्रेसिव होगा और ईजियर होगा ट्रीट करने में, इसका प्रोग्नोसिस बेहतर होगा, ठीक है। उसके अलावा अदर एबनॉर्मेलिटीज़ में माइक्रो एनवायरनमेंट से भी कुछ सिग्नल्स आते हैं, जैसे हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा में आ रहे थे, इनसे ये पाथवेज अप रेगुलेट हो जाएंगे। NFK बीटा जो है ये हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक है, ये भी हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक है। और जो MYC है ये हमारे पास इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म कर देता है। ये हमारे पास और बहुत सारे कैंसर्स में आपको दिखेगा। चलें, अब इम्यूनोफिनोटाइप पे आ जाएं। जो पैन बी सेल मार्कर्स हैं, मतलब जो नॉर्मल बी सेल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं वो भी इस पे प्रेजेंट होंगे, स्पेसिफिकली ये वाले जो मेमोरी बी सेल पे होते हैं।
उसके अलावा कुछ पैथोजेनिक होंगे, मतलब एब नॉर्मल, जो नॉर्मल मेमोरी बी सेल पे हमें नहीं मिलेंगे मगर इस पे मिलेंगे। उनमें मेन आ जाता है BCL2, क्योंकि वो पहले ही अप रेगुलेट हुआ था। उसके अलावा जो सरफेस IG है वो हमारे पास लो होगी, सरफेस इम्यूनोग्लोबिन, मतलब जो इसके नॉर्मल रिसेप्टर्स होते हैं ना बी सेल के, वो हमारे पास आम सेल से काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। ठीक है, ये इसके इम्यूनोफिनोटाइप कवर हो गया। ये पैन बी सेल मार्कर्स भी होंगे इस पे, और स्पेसिफिकली जो पैथोजेनिक है वो ये होंगे। इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आ जाएं। अब जितने भी हमारे पास लिम्फोमास और ल्यूकीमियाज होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती है। ठीक है, मगर सब में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो सेपरेट करते हैं। कुछ पे मैसिव स्प्लीनोमेगैली मिल जाएगी फॉर एग्जांपल, इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ में मैसिव स्प्लीनोमेगैली मिल जाएगी, कुछ में हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन मिलेंगी, बोन मैरो सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, मगर इसमें हमारे पास जो मिलता है वो होता है डिसरप्टेड इम्यून फंक्शन मेन, मतलब हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज इसमें ज़्यादा हो जाती हैं। इम्यून मीडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, इम्यून हीमोलिटिक एनीमियाज होंगे, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमियाज होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे पास मेमोरी बी सेल का है ना, जो कैंसर है, तो इसमें जो प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ये हमारे पास ये डिसफंक्शन कर जाएंगे, सेल्फ एंटीजेंस को भी प्रेजेंट कर देंगे टी सेल्स को, जिसकी वजह से हमारा सारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा यूजुअल सिम्टम वेट लॉस, फीवर, ये भी इस पे प्रेजेंट होते हैं। इनिशियली लिम्फोसाइटोसिस होगा हमारे पास, मोनोक्लोनल लिम्फोसाइटोसिस, ये इनिशियल स्टेज होगी, मतलब हमें ब्लड में लिम्फोसाइट्स शुरू में इंक्रीज़ मिलेंगे, बट यूजली वो नॉर्मल होंगे। उसके बाद पैथोजेनिक भी हमारे पास अपेयर होना शुरू हो जाएंगे ब्लड में, फिर उसे हम कहते हैं CLL में डेवलप हो गया ये, इसकी डेवलपमेंट की स्टेज है। ठीक है, मेन हमारे पास इम्यून फंक्शन डिसरेगुलेशन है इसमें। उसके अलावा जो इसकी प्रोग्रेशन होती है उसे हम कहते, ये DLBCL, डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा, इसमें प्रोग्रेस कर सकता है। ये जो हमारे पास होता है ये एक मोर एग्रेसिव डिसऑर्डर है, जबकि जो CLL है, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ये हमारे पास इतना एग्रेसिव नहीं होता, ये स्लोली प्रोग्रेस कर रहा होता है। लेकिन अगर ये कन्वर्ट हो जाए DCBCL में, DLBCL में, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू एक्वायर्ड म्यूटेशंस, मतलब इन म्यूटेशंस के अलावा हमारे पास फर्दर म्यूटेशंस हो जाएं इन जीन्स में, MYC के जीन में और ट्यूमर सप्रेसिव 53 के जीन्स में, तो हमारे पास DLBCL में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे रिचर सिंड्रोम। प्रोग्नोसिस वेरिएबल है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द जीन अफेक्टेड, कि हमारे पास BCL2 है या NOTCH1 है, इसका प्रोग्नोसिस चेंज होता है। ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी है, इम्यून थेरेपी है, उसके अलावा BTK इनहिबिटर्स और BCL2 इनहिबिटर्स, जो प्रोटीन से अफेक्टेड है हम उनके इनहिबिटर्स देंगे तो वो बेहतर हो जाएंगे। अब जो हमारा मॉर्फोलॉजी है, पहले भी था पहले भी देखा हुआ था, डिफ्यूजली इफेस्ड लिम्फ नोड्स। अच्छा, अब इस समझने से पहले एक CLL है हमारे पास जो ल्यूकीमिया है, और एक SLL है हमारे पास। ये दोनों एक ही चीज़ है, इनकी पैथोजेनेसिस भी एक है, बस इनकी प्रेजेंटेशन फ़र्क है। SLL है स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा, मतलब वही वाली पैथोजेनेसिस है, मगर अगर वो ब्लड में आ जाएगा तो CLL कह देंगे, अगर वो लिम्फ नोड्स में स्प्रेड करेगा तो उसे हम लिम्फोमा कह देंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी भी इनकी सेम है, इनके में सेल्स पाए जाते हैं वो भी सेम ही होते हैं, बस प्रेजेंटेशन में कि ब्लड में किस में ज़्यादा है और लिम्फ नोड्स में किस में ज़्यादा है। चलें, जो लिम्फ नोड्स में हमारे पास डिफ्यूजली फेस्ड होंगे, यूजली हमारे पास बहुत प्रोमिनेंट जर्मिनल सेंटर्स बने होते हैं, इसमें हमें देखना भी मुश्किल हो रहा है, एक ये मुश्किल से नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है। उसके अलावा जब हम मैग्नीफाइड व्यू में देखेंगे तो हमारे पास आप देख रहे हैं नॉर्मल लिम्फोसाइट्स नहीं है,
नॉर्मल लिम्फोसाइट्स हमारे पास इस तरह के होते हैं, मगर इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो आपको चेंज लग रहा है, मतलब इर्रेगुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इनका जो साइज़ होता है वो इक्वल टू स्मॉल लिम्फोसाइट ही होता है, मगर इस मेम्ब्रेन से आप साफ फ़र्क कर सकते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। चलिए, उसके अलावा हमें इसका पैथोग्नोमिक फ़ीचर है कि हमें ये बहुत ही लो रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में था, आगे हम इसे थोड़ा सा हाई मैग्नीफिकेशन में देख लें तो हमें प्रोलिफरेशन सेंटर्स मिलेंगे छोटे छोटे। ये इस CLL और SLL की स्पेसिफिसिटी है, मतलब इनका पैथोग्नोमिक फीचर इनमें मिलता है। ये हमारे पास नॉर्मल जर्मिनल सेंटर हैं जो हमारे पास यूजुअली होते हैं, मगर ये प्रोलिफरेशन सेंटर्स एक्स्ट्रा डेवलप हुए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं ये इतने वेल डेवलप्ड नहीं है, थोड़े से फेंट हैं एज़ कम्पेयर टू जर्मिनल सेंटर्स। इनमें हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास नियोप्लास्टिक सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं और यहाँ से आ रहे होते हैं प्रोलिफरेशन सेंटर से, ना कि जर्मिनल सेंटर से। तो इनका पैथोग्नोमिक फीचर है। और CLL में जब हम ब्लड सैंपल की स्लाइड बनाते हैं तो जो हमारे पास ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे वो ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारे पास स्मज सेल्स बन जाते हैं। मतलब जो नॉर्मल सेल होता है एक सर्कुलर, जब उसकी स्लाइड बनाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, इसे टूट के चपटे से हो जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्मज सेल्स। ये भी हमें CLL में मिलते हैं। तो ये दो स्पेसिफिक फीचर्स हो गए हमारे पास, एक प्रोलिफरेशन सेंटर्स मिलेंगे इसमें और दूसरे स्मज सेल्स मिलेंगे। अच्छा, अब हम दूसरा देख लेते हैं जो इसका नॉन हॉजकिन में, एक तो CLL होता है ल्यूकीमिया, और दूसरा ल्यूकीमिया होता है हेरी सेल ल्यूकीमिया। बाकी सारे लिम्फोमास होते हैं हमारे पास। अच्छा, हेरी सेल ल्यूकीमिया एपिडेमियोलॉजी मीडियन एज 55 है, तकरीबन सेम है, मेल्स में 5 टाइम ज़्यादा कॉमन है, मेमोरी B सेल से बनता है। अब इसमें पैथोजेनेसिस क्या है, इसमें BRAF जीन जो है इसका डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से BRAF प्रोटीन ज़्यादा बन रही होती है। अब ये एक सिग्नलिंग प्रोटीन है, सिग्नल ज़्यादा जाएंगे, मेटाबॉलिक फंक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, एंटी अपोप्टोटिक भी होगा साथ। इन पाथवेज को ये अप रेगुलेट कर देगी प्रोटीन, मेटाबॉलिक पाथवेज हैं ये दोनों। चले, अब इनमें हमारे पास एक तो पैन सेल मार्कर्स होंगे, सब में होते हैं। उसके जो पैथोजेनिक होंगे वो CD11, 25 एंड 103 एज वेल एज एनेक्सिन A1, ठीक है। इसके हमारे पास सेल सरफेस पे ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी जिनकी वजह से हम इसको पहचान सकेंगे। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तमाम NHLs में, मतलब नॉन हॉजकिन लिम्फोमास में और B सेल लिम्फोमास में मैसिव स्प्लीनोमेगैली सबसे ज़्यादा कॉमन हेरी सेल ल्यूकीमिया में मिलती है। हेपेटोमेगैली भी कम होती है, लिम्फेडिनोपैथी मतलब लिम्फ नोड्स का बड़ा होना साइज़ में, वो भी कम होता है। सबसे ज़्यादा मैसिव स्प्लीनोमेगैली हेरी सेल ल्यूकीमिया में। उसके अलावा पैनसाइटोपिनिया, क्योंकि ये बोन मैरो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। उसके बाद स्प्लीनोमेगैली पहले हुई है, हाइपर स्प्लीनिज्म भी हुआ है, जिसकी वजह से बहुत मार्क्ड पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा हमारे पास। स्पेसिफिकली मोनोसाइटोपिनिया, मतलब मोनोसाइट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे हमारे पास बाकी सेल लाइन के रिलेटिव भी। ये किसी और सेल टाइप में, ट्यूमर टाइप में प्रोग्रेस नहीं करता, बस हेरी सेल ल्यूकीमिया रहता है। प्रोग्नोसिस का अच्छा होता है, गुड प्रोग्नोसिस है। ट्रीटमेंट में हम जेंटल कीमोथेरेपी देते हैं और BRAF इनहिबिटर्स, मतलब जिस प्रोटीन का मसला था ना उसके इनहिबिटर्स दे रहे हैं। मॉर्फोलॉजी इसकी बहुत करेक्टरिस्टिक है, इसके नाम से वाज़ेह है, हेरी सेल। दिस इज़ अ हेरी सेल, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, जैसे इसके बाल हो, तो इसे हम कहते हैं हेरी सेल। ये हमें दिखता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में सबसे बेस्ट। जो हमारी आम माइक्रोस्कोप है उसमें हमें इस तरह के दिखेंगे, बेयरली विजिबल हैं, जबकि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। विजिबल इसमें भी हैं,
जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे हेरी सेल्स हैं। चले मॉडरेट साइटोप्लाज्म होता है। नॉर्मल सेल्स में हमारे पास साइटोप्लाज्म बहुत स्कैंट होता है, लेकिन इनमें हमारे पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा। और ब्लेब लाइक एक्सटेंशंस, मतलब सर्कुलर न्यूक्लियस नहीं होगा, इसलिए फैला हुआ न्यूक्लियस होगा, ब्लेब्स बने होंगे इसमें इस तरह के। या फिर रेनिफॉर्म न्यूक्लियस, मतलब ओवल शेप में होगा न्यूक्लियस जो है यहाँ पे। अच्छा, इसका एक और फीचर, ये इनएस्पायरेबल है, क्योंकि ये बोन मैरो को इन्फिल्ट्रेट करके फाइब्रोस कर देता है। तो जब हम बायोप्सी लेते हैं नीडल से, एस्पायरेशन में हमारे पास कुछ नहीं आता, उसे हम कहते हैं ड्राई टैप, क्योंकि फाइब्रोस हुआ है, कोई सेल हमारे पास ऐसे नहीं आएगा। तो ये इसका एक फ़ीचर याद रखना है। बाकी सब में हम नीडल से एस्पायरेट कर सकते हैं बोन मैरो। स्प्लीन हमने कहा कि क्रॉस स्प्लीनोमेगैली होगी तो इसकी बीफी रेड अपीयरेंस हो जाएगी। रेड पल्प बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से वाइट पल्प हमें दिखना बंद हो जाएगा। सो बीफी रेड अपीयरेंस। हेपेटिक वेन्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये हेरी सेल हो गया। अब आगे जो हैं वो छोटे छोटे हैं सारे। अच्छा, थर्ड हमारे पास आ जाता है अब फॉलिकुलर लिम्फोमा। अच्छा, सेकंड मोस्ट नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कॉमन है, जेंडर न्यूट्रल, दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है, मिडिल एज में प्रेजेंट होता है। अब इसमें हमारे पास जेमिनल सेंटर का बी सेल इन्वॉल्व होता है, मतलब जेमिनल सेंटर्स हैं वो एनलार्ज होंगे इसमें, तो आपने याद रखना है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ट्रांसलोकेशन 14-18। अब यूजुअली बाकी सब में ना ट्रांसलोकेशन ही हमारे पास होती हैं, बाकी सारे लिम्फोमास में। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो BCL2 जीन है वो ओवर एक्सप्रेस होगा, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा जीन हमारे पास इफेक्ट होता है KMT2D, ये एपिजेनेटिक चेंजेस करता है। ठीक है, ये दो जीन्स इफेक्ट होंगे, प्रोटीन्स इफेक्ट होंगे आगे, ये इसकी पैथोजेनेसिस हो जाएगी। उसके अलावा जो आसपास के सेल्स होंगे जेमिनल सेंटर के, वो कौन से फैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पे भी डिपेंड करता है इसकी ग्रोथ। हमने पहले भी देखा था, हॉजकिन लिम्फोमा में भी देखा था ऐसा। इसके अलावा सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन में हो रही होती थी इस वक्त। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन हमारे पास होती है जब हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, उस वक्त होती है हमारे पास, मतलब ये सेल उस स्टेज में होते हैं हमारे पास जब ये इफ़ेक्ट होते हैं। अब इनका पैन बी सेल मार्कर्स ये हो गए इनके पास, जो पहले से होते हैं जेमिनल सेंटर सेल्स के पास। उसके अलावा BCL2 ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है तो BCL2 आ जाएगा सरफेस पे, और CD5 नेगेटिव होंगे, ये यूजुअली पॉजिटिव होते हैं बाकी सेल्स। अब प्रेजेंटेशन इनकी सिर्फ लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगी, मतलब लिम्फ नोड एनलार्ज मिलेंगे। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्टम्स होते हैं कैंसर्स के वो मिलेंगे, वेट लॉस, फीवर। इतना एग्रेसिव कैंसर नहीं है ये, जब तक ये प्रोग्रेस ना कर जाए DLBCL में। ठीक है, ये भी प्रोग्रेस कर सकता है DLBCL में, CLL भी कर रहा था, ये भी कर सकता है। प्रोग्नोसिस इनक्योरेबल कैंसर है, 7 to 9 ईयर्स में यूजुअली डेथ हो जाती है, लेकिन इंडोरेंट कोर्स है, मतलब इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है ये, वैक्सीन वेनिंग कोर्स। बाकी ट्रीटमेंट में वही है, BCL2 इनहिबिटर्स, BTK इनहिबिटर्स और एंटीबॉडीज़। अच्छा, मॉर्फोलॉजी, क्योंकि जेमिनल सेंटर्स का है ये, इससे हमारे पास जेमिनल सेंटर्स ज़्यादा एनलार्ज हो जाएंगे, सारे जेमिनल सेंटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, नोडुलर ग्रोथ पैटर्न होगा इनका। अर्ली डिजीज़ में ये सिर्फ अपने जेमिनल सेंटर्स में ही पाए जाएंगे, बाद में जब ओवर ग्रो कर जाएंगे तो जेमिनल सेंटर्स भी मतलब बाहर निकल आएंगे जेमिनल सेंटर से, लेकिन शुरू में सिर्फ जेमिनल सेंटर्स ही एनलार्ज होंगे, उन्हीं के अंदर रहेंगे ये। इससे लिम्फेडिनोपैथी भी हो रही है हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे एनलार्ज हो रहे हैं। अच्छा, अब इसका ज़्यादा मैग्नीफिकेशन में देखें तो इसमें बस दो तरह के सेल्स पाए जाएंगे, एक सेंट्रोसाइट्स, एक सेंट्रोब्लास्ट्स।
साइट्स जो हैं बहुत स्मॉलर सेल्स होंगे, आप इनका भी देख सकते हैं। इर्रेगुलर सा न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म कम है। नॉर्मल लिम्फोसाइट से मिलते हैं मगर क्लीव्ड अपीयरेंस है इनकी न्यूक्लियस की। और जो सेंट्रोब्लास्ट हैं वो लार्जर सेल्स हैं, ओपन क्रोमैटिन का मतलब है कि जिसका न्यूक्लियस है इतना डेंस नहीं है, पेल न्यूक्लियस है इसका सारा, न्यूक्लियाई भी बहुत ज़्यादा विजिबल है इसलिए। जबकि जो जिनका डेंस क्रोमैटिन होता है उनमें न्यूक्लियोलाई इतने विजिबल नहीं होते। लार्जर सेल्स हैं, दिख रहे हैं साइज से, ओपन क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है जिसके वजह से न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट है इनके, साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा है। अब जब ये स्प्लीन में जाएंगे मेटास्टाइज होके तो ये वाइट पल्प को इन्वॉल्व करेंगे। जो हेरी सेल था वहाँ पास रेड पल्प कर रहा था, ये वाइट पल्प को करेंगे। लेकिन इन नोड्यूल्स, मतलब ये सारे आप देखें छोटे छोटे नोड्यूल्स बने हुए हैं, ये इस तरह इन्वॉल्व करेंगे। ये स्प्लिनोमेगैली नहीं करेंगे, मैसिव स्प्लिनोमेगैली नहीं करेंगे, सिर्फ नोड्यूल्स बनाएंगे उसके अंदर जाके वाइट पल्प के। बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है 85% ऑफ द केसेस में, जिसकी वजह से पैनसाइटोपेनिक सिम्टम्स आ जाते हैं हमारे पास। ये पैराट्रेपेक्युलर एग्रीगेट्स बनाते हैं, मतलब बोन में भी जाके जो ट्रेपेक्यूली हैं उसके साथ साथ नोड्यूल्स बनाएंगे, क्योंकि ये फॉलिकुलर लिम्फोमा है, फॉलिकल्स में ही फैलेगा जब भी फैलेगा। हेपेटिक ट्रायड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं मगर कम है। इसके बाद हम देख लेते हैं मेंटल सेल लिम्फोमा। सेम वही फीचर्स हैं एपिडेमियोलॉजिक। अच्छा, सेल ऑफ ऑरिजिन का नाइव बी सेल है। नाइव बी सेल क्या होता है? ये हमारे पास एक तो मेच्योर तो होता है हमारे पास, मतलब बोन मैरो से मेच्योर होके आया होता है लिम्फ नोड्स में, मगर अभी इसको एंटीजन अपना नहीं मिला होता। मतलब ये अभी ये नो एंटीबॉडीज़, ये इसने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू नहीं की होती हैं अभी। इसको हम कहते हैं नाइव, मतलब मेच्योर तो है, बना सकता है, मगर क्योंकि इसे एंटीजन अभी अपना नहीं मिला, इससे अभी इसने एंटीबॉडी फॉर्मेशन शुरू नहीं की। ये हम देखेंगे आगे। अच्छा, इसमें हमारे पास ट्रांसलोकेशन होती है 11-14, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, जो IgH लोकस होगा ना उसके साथ आके साइक्लिन D1 लग जाएगा, ठीक है। अब IgH जो है ये इसने हर वक्त एक्सप्रेस होना होता है, जबकि ये सेल साइकिल रेगुलेटर है, इसने हर वक्त एक्सप्रेस नहीं होना होता। जब ये इसके साथ आके लग जाएगा तो जब ये एक्सप्रेस होगा साथ में ये भी प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके लिए साइक्लिन D1 का लेवल बढ़ जाएगा, विच प्रमोट्स G2S फेज, मतलब ये डिवीजन सेल की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास साइक्लिन D1 बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। अब साइक्लिन D1 इंक्रीज़ हो रहा था, साइक्लिन D1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे लैक सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन हमने पहले भी देखा था, ये तब होती है जब एंटीबॉडीज सेल प्रोड्यूस करना शुरू करता है, उस वक्त हमारे पास एक फिनोमेना होता है सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन का। क्योंकि अब ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है एंटीबॉडीज़, नाइव बी सेल है, इसलिए सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन नहीं मिलेगी। बाकी ये CD23 नेगेटिव होगा, 75 पॉजिटिव होगा। अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगेन ये लिम्फेडिनोपैथी कहता है, मतलब जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं वो एनलार्ज हुए होंगे। आगे देखते हैं किस तरह। 50% ऑफ द केस में स्प्लीन होती है और इसमें स्पेसिफिकली गट भी इन्वॉल्व होता है काफ़ी केसेस में, यूजली गट इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। अच्छा, अगर T53 म्यूटेशन साथ हो जाए, मतलब साइक्लिन D1 के साथ T53 म्यूटेशन भी हो जाए, तो ब्लास्टॉइड सेल्स हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं, मतलब बहुत इमेच्योर सेल्स हमारे पास बायोप्सीज पे मिलेंगे। इसका ऑब्वियस ज़्यादा जितना इमेच्योर सेल होगा उतना इसका प्रोग्नोसिस वर्स हो जाएगा। ये भी इनक्योरेबल है बाकियों की तरह। चलिए, मॉर्फोलॉजी।
अब इसमें ब्लड इन्वॉल्वमेंट भी होती है, स्पेशली किन में, ब्लास्टॉइड वेरिएंट्स में। चलिए, अब हमारे पास जो नॉर्मल लिम्फ नोड्स होते हैं ना, यहाँ पे ये हमारे पास जर्मिनल सेंटर्स हो जाते हैं, ठीक है। और इनके सराउंडिंग में एक रिम होती है जिसे कि हम कहते हैं मेंटल जोन्स, ठीक है। अब मेंटल सेल लिम्फोमा है, इसलिए इसकी प्रोलिफरेशन इस जोन में ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास जो जोन एक पतली सी रिम होता था नॉर्मली, समझे, ये हमारे पास बारीक सी जो रिम होता था, वो इन ट्यूमर्स में जो मेंटल है वो इतना बड़ा सारा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये मेंटल सेल लिम्फोमा में बड़ा सारा हो जाएगा मेंटल जोन। अच्छा, पॉलिप लाइक रीजन्स भी बना सकते हैं जीआईटी में, तो जो इंटेस्टाइन्स हैं हमारे पास इसमें पॉलिप्स बन जाएंगे, पॉलिप लाइक। चले, क्योंकि मेंटल जोन बहुत एनलार्ज हो जाएगा, प्रेशर इफेक्ट्स, तो एट्रोफिक जेमिनल सेंटर छोटा हो जाएगा। सराउंडिंग नियोप्लास्टिक सेल्स हैं, ये सारे नियोप्लास्टिक सेल्स हैं हमारे पास। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू में इसमें हमारे पास होमोजेनस सेल्स होंगे, बिल्कुल सेम दिखते हैं, कोई सेंट्रोसाइट्स, सारे सेंट्रोसाइट्स ही होंगे, सेंट्रोसाइट्स जैसे होंगे। जो सेंट्रोब्लास्ट थे जिनका ओपन क्रोमैटिन था वो इसमें नहीं होंगे, इसमें सारे होमोजेनस मिक्सचर हैं। वही सेंट्रोसाइट्स वाले फीचर होंगे, क्लेफ्टेड न्यूक्लियाई होंगे, यहाँ पे दिख रहा है क्लेफ्टेड न्यूक्लियाई। कंडेंस क्रोमैटिन होगा जिसकी वजह से न्यूक्लियाई में नहीं दिखेंगे, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्कैंट साइटोप्लाज्म होगा, नहीं दिख रहा साइटोप्लाज्म, ये इसमें थोड़ा सा दिख रहा है।